नमस्कार। आज का ये वीडियो लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए है और आज की चर्चा का विषय है नवीन लोक प्रशासन। लोक प्रशासन के विद्यार्थी ये जानते हैं कि एक स्वतंत्र शैक्षणिक विषय के रूप में लोक प्रशासन का उद्भव और विकास यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में हुआ, जहां लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से भिन्न एक अलग विषय के रूप में प्रस्थापित करने का प्रयास किया गया। और इस संबंध में वुड्रो विल्सन का प्रयास प्रशंसनीय है। वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन जैसे विषय का पिता माना जाता है और उनकी कृति द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक प्रमुख सीमा चिन्ह है। लोक प्रशासन को समझने के लिए उसे एक विज्ञान, कला और प्रबंध की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अनेक सिद्धांतों और उपागमों को डेवलप किया गया, विकसित किया गया, जिनमें नवीन लोक प्रबंध, वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण और हर्बर्ट साइमन द्वारा प्रस्तुत निर्णय निर्माण प्रक्रिया संबंधी उपागम प्रमुख हैं। रिक्स ने पारिस्थितिकीय उपागम प्रस्तुत किया, जिसमें लोक प्रशासन को उसकी परिस्थितियों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में समझने की अपेक्षा की गई। लोक प्रशासन एक विधा के रूप में विकसित होता रहा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम ये देखते हैं कि 1960 के दशक में अमेरिका जैसे देश में जो पारंपरिक लोक प्रशासन का शैक्षणिक विषय था, शैक्षणिक विधा थी, उसके प्रति एक असंतोष दिखाई देता है और उसके स्थान पर नए लोक प्रशासन के रूप में एक नई क्रांति विषय के अंदर दिखाई देती है। और ये क्रांति या ये बौद्धिक प्रवृत्ति अमेरिका जैसे देश में विशेष रूप से लोक प्रशासन के जो युवा विद्वान थे, उनके द्वारा की गई। और इस क्रांति का उद्देश्य ये था कि पारंपरिक लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो भी कमियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, उनको दूर करके इस विषय को ज्यादा प्रासंगिक बनाया जा सके। पारंपरिक लोक प्रशासन के कुछ अपने सिद्धांत थे, जैसे कुशलता। प्रशासकों से अपेक्षा की जाती थी कि वे कुशलता पूर्वक कार्य करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अधिकाधिक कुशलता का परिचय दें। साथ ही लक्ष्य की प्राप्ति कम से कम संसाधनों में संभव हो सके, इस बात का भी प्रयास किया जाना चाहिए, जिसको मितव्ययिता कहा गया। और अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए सत्ता के केंद्रीकरण पर जोर दिया गया पारंपरिक लोक प्रशासन में। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो पारंपरिक लोक प्रशासन था, वो यथास्थितिवाद का समर्थक था। यानी जैसा चल रहा है सामाजिक राजनीतिक जीवन में, वैसा चलते रहने दिया जाए। प्रशासन जिन सिद्धांतों के आधार पर काम कर रहा है, उसे उन्हीं सिद्धांतों, उन्हीं प्रक्रियाओं, उन्हीं नियमों के तहत आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। ये यथास्थितिवाद था और इन्हीं सिद्धांतों के तहत लोक प्रशासन क्रियाशील था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परिस्थितियां बदली। पूरी दुनिया में वो नई समस्याएं सामने आईं, जिनका सामना अब तक दुनिया के लोगों को नहीं करना पड़ा था। जैसे अमेरिका जैसे देश के द्वारा जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया, तो पूरी मानवता दहल गई कि आज तो इन दो शहरों पर गिराया गया है, कल को अन्य स्थान भी, अन्य शहर, अन्य देश भी परमाणु बम की चपेट में आ सकते हैं और दुनिया के मध्य परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है, जिसका परिणाम मानवता के लिए
कतई सकारात्मक नहीं होगा और लोगों को इस बात का भय सताने लगा कि कहीं अब तक अर्जित सभ्यता और संस्कृति चंद पलों में समाप्त न हो जाए। ये भय पूरी दुनिया को सता रहा था। इसी में आतंकवाद आ गया। आतंकवादियों ने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकारी मशीनरी को डराने, धमकाने और उसके विरुद्ध हिंसा का प्रयोग करने के साथ-साथ निर्दोष लोगों को भी आतंकवाद का शिकार, हिंसा का शिकार बनाना शुरू किया। नाना तरीके उनके द्वारा अपनाए गए दहशत पैदा करने के लिए। वियतनाम जैसा बड़ा युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका उसमें शामिल था। अमेरिका सपोर्ट कर रहा था एक पक्ष को। अमेरिका जैसे देश में ही ये देखा गया कि सामाजिक जीवन में जो विभिन्न वर्ग हैं, खास तौर से जो श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच की जो खाई है, वो बढ़ रही है और उनमें आए दिन अपने हितों और अपनी पहचान को लेकर संघर्ष होते रहते हैं। इन संघर्षों का सामना करने में अमेरिका का जो पारंपरिक प्रशासन था, लोक प्रशासन, वो सक्षम नहीं साबित हो रहा था और इसीलिए लोक प्रशासन के विद्वानों में मंथन शुरू हुआ कि क्या केवल कुशलता, मितव्ययिता, केंद्रीकरण और यथास्थितिवाद के सिद्धांत से नई जो समस्याएं दुनिया के सामने हैं, अमेरिका के सामने हैं, उसका सामना किया जा सकता है? स्वाभाविक रूप से इसका उत्तर था नहीं। और जब नहीं, तो फिर क्या किया जाए कि वो नई परिस्थितियों का मुकाबला करने में प्रशासन सक्षम हो सके? तमाम सम्मेलनों के तहत विचार विमर्श किया गया इस मुद्दे पर और इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश की गई कि लोक प्रशासन को मानव कल्याण की ओर उन्मुख होना चाहिए। उसका लक्ष्य समूची मानवता का कल्याण होना चाहिए और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य सामाजिक दृष्टि से उपयोगी होने चाहिए, प्रासंगिक होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोक प्रशासन के विद्वान बंद कमरों में बैठकर प्रशासन की नई तकनीकें, नए सिद्धांत और नई विधा को विकसित करते रहें और दूसरी तरफ समाज किन्हीं अन्य समस्याओं से जूझता रहे, उनका समाधान उसके पास ना हो। ऐसी स्थिति में आह्वान किया गया लोक प्रशासन के विद्वानों से कि वो उन्हें तो एक बुद्धिजीवी के रूप में समाज का नेतृत्व करना चाहिए। किस लिए? नए परिवर्तनों को प्रगति की ओर ले जाने की दिशा में। प्रगति उन्मुख परिवर्तन का नेतृत्व उनके द्वारा किया जाना चाहिए। ये जो प्रवृत्ति थी पारंपरिक लोक प्रशासन में परिवर्तन की, सकारात्मक परिवर्तन की, विषय के रूप में परिवर्तन की, विद्वानों की भूमिका में परिवर्तन की, यही प्रवृत्ति नवीन लोक प्रशासन के नाम से जानी जाती है। यदि हम इस प्रवृत्ति का विकास जानने की कोशिश करें, तो हम ये पाते हैं कि सबसे पहले 1971 में फ्रैंक मेरिनी की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिन्नो ब्रुक पर्सपेक्टिव। इसी क्रम में ड्वाइट वाल्डो की एक संपादित पुस्तक आई थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस। ये भी 71 में ही आई थी। 1980 में जॉर्ज फ्रेडरिक्सन की एक पुस्तक सामने आई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट एज ए डिसिप्लिन। ये पुस्तकें, ये कृतियां एक प्रमुख सीमा चिन्ह मानी जा सकती हैं किस दिशा में? नवीन लोक प्रशासन की प्रवृत्ति के उदय की दिशा में। और इन पुस्तकों के अलावा सम्मेलनों के माध्यम से भी प्रशासन के परिवेश में, प्रशासन की प्रवृत्ति में, प्रशासन के कार्य के तरीके में परिवर्तन लाने की कोशिश की गई
और इस दिशा में जो सबसे पहला सम्मेलन आयोजित किया गया वो सिराक्यूज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जॉन सी हनी को ये कार्य सौंपा गया सम्मेलन के द्वारा कि वो अमेरिकी प्रशासन का गहनता से अध्ययन करें और उस प्रशासन में क्या खामियां हैं, कहाँ सुधार किया जा सकता है, कैसे उसको परिवर्तित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस विषय में अध्ययन करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दायित्व प्रोफेसर जॉन सी हनी को दिया गया। प्रोफेसर हनी ने 1967 में अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की और उस रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया कि लोक प्रशासन एक शैक्षणिक विषय के रूप में जिस तरीके से पढ़ा और पढ़ाया जाता है और अमेरिका में लोक प्रशासन वास्तविक प्रशासकों के नेतृत्व में जिस तरीके से कार्य कर रहा है, उसके बीच एक बड़ा अंतराल है, एक बड़ा गैप है। यानी दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है, दोनों में कोई समन्वय नहीं है, कोई संपर्क वैसा नहीं है जिससे प्रभावी परिणाम प्राप्त किए जा सके। और इसके पीछे कमी बताई गई कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में शोध कार्य हेतु विश्वविद्यालयों के पास धन की कमी है। धन के अभाव के चलते वो वास्तविक प्रशासन किस तरीके से कार्य कर रहा है, किन चुनौतियों से जूझ रहा है, क्या समस्याएं हैं उसके सामने, इसके विषय में वो कोई सर्वेक्षण कार्य, शोध कार्य आयोजित नहीं कर पाते थे। तो इस समस्या को प्रमुख रूप से हनी प्रतिवेदन में उजागर किया गया। दूसरा जो सम्मेलन था वो फिलाडेल्फिया सम्मेलन था, जिसकी अध्यक्षता जेम्स सी चार्ल्सवर्थ के द्वारा की गई और इस सम्मेलन में विशेष रूप से राजनीति और प्रशासन के विभाजन पर बल दिया गया। यानी राजनीति और प्रशासन को आपस में मिलाया नहीं जाना चाहिए क्योंकि दोनों के कार्य करने के तरीके अलग हैं, दोनों का क्षेत्र अलग है। राजनीति को नीति निर्माण से जोड़ा गया और प्रशासन उस नीति को क्रियान्वित करने से संबंधित है और दोनों प्रक्रियाओं को अलग-अलग रखा जाना चाहिए क्योंकि दोनों प्रक्रियाएं अपने आप में, अपने स्वरूप में भिन्न है। इसके साथ-साथ लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भिन्नता का भी बल दिया गया। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में कई बार ये विचार आता था कि प्रशासन की तकनीकें व्यापारिक प्रशासन या लोक प्रशासन दोनों में एक जैसी ही होती हैं। यानी दोनों में योजना बनाई जाती है, दोनों में ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, दोनों में स्टाफ रखा जाता है, दोनों में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, समन्वय की जरूरत होती है। दोनों अपने कार्यों का रिकॉर्ड रखते हैं और दोनों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए बजट की जरूरत होती है। इसलिए प्रक्रियाएं अगर समान है तो निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में भेद नहीं किया जाना चाहिए। ये एक विचार था, लेकिन फिलाडेल्फिया सम्मेलन में इस विचार को अमान्य किया गया और ये कहा गया कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोक प्रशासन आम जनता के लिए सेवाएं देता है, जबकि निजी प्रशासन निजी लाभ को ध्यान में रखकर कार्य करता है। इसलिए इन दोनों प्रशासनों को अलग रखा जाना निहायत जरूरी है और न केवल अलग रखा जाए बल्कि इन दोनों तरह के प्रशासन में कार्य करने वाले प्रशासकों को भिन्न तरीके का प्रशिक्षण भी दिया जाए। ये भी इस सम्मेलन में कहा गया। नए लोक प्रशासन की दिशा में एक अगला आधार स्तंभ था जो सम्मेलन, वो था 1968 में आयोजित मिन्नो ब्रुक सम्मेलन। और ये सम्मेलन ऐसा सम्मेलन था जिसमें नवीन लोक प्रशासन के सिद्धांत और मान्यताएं एक तरीके से सुस्थापित हो गई, क्योंकि इसी सम्मेलन में पहली बार यह आह्वान किया गया कि लोक प्रशासन जैसे शैक्षणिक विषय को लेकर प्रशासन और लोक प्रशासन के विद्वानों के मध्य जिस तरीके की वैचारिक भिन्नता है
उस भिन्नता को सबसे पहले वैचारिक सर्वसम्मति में बदलने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी परिवर्तन प्रशासन में तभी संभव हो पाएगा जब वैचारिक आधार पर पहले उसको प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। साथ ही इस बात पर बल दिया गया कि लोक प्रशासन को केवल सिद्धांत निर्माण में नहीं लगे रहना चाहिए, बल्कि उसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक वातावरण के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, क्या समस्याएं हैं जिनका समाधान तुरंत जरूरी है, कैसे किया जा सकता है, इसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए, और इतना ही नहीं, उस परिवर्तन का नेतृत्व लोक प्रशासन को ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में विशेष रूप से लोक प्रशासन की शुरुआत ही इसलिए हुई ताकि राजनीतिक लोकतंत्र में जो कमियां हैं उनकी भरपाई की जा सके। यानी योग्यता, कुशलता और जिम्मेदारी के भाव के साथ प्रशासन के ऊपर देश की जनता निर्भर हो सके, इसलिए लोक प्रशासन का विकास किया गया। तो ये मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस हर 20 वर्ष बाद आयोजित की जाती है। इस लिहाज से दूसरी जो मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई 1988 में, उसमें 20 वर्ष में नेचुरली परिस्थितियां बहुत बदल चुकी थी। इसीलिए इस सम्मेलन में नेतृत्व जैसे मुद्दे पर विचार किया गया, बदलते सामाजिक आर्थिक परिवेश पर विचार किया गया। हम सब ये जानते हैं कि वैश्वीकरण और निजीकरण का दौर शुरू हो चुका था, बाजार अर्थव्यवस्था शुरू हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में लोक प्रशासन का बाजार के साथ क्या संबंध हो, वो बाजार को नियंत्रित करे या बाजार में सहभागी बने, या बाजार का लाभ आम जनता तक कैसे ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके, इसके लिए वो कोशिश करे, इन मुद्दों पर चर्चा की गई। 2008 में जो तीसरा मिन्नो ब्रुक सम्मेलन हुआ, उसमें भी लोक प्रशासन को वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में देखा गया, क्योंकि एक दशक से ज्यादा बीत चुके थे, लगभग 2 दशक हो चुके थे नवीन उदारवादी नीतियों को अपनाते हुए, निजीकरण की नीतियों को अपनाते हुए देश और दुनिया भर में। ऐसी स्थिति में अब परिणामों के मूल्यांकन का समय था कि निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में, बाजार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में लोक प्रशासन की भूमिका कैसी रही, और उसमें और क्या वांछित परिवर्तन की आवश्यकता है। साथ ही यहां पर हम ये देखते हैं कि लोक प्रशासन को तुलनात्मक बनाने की कोशिश की गई। यानी तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए, क्षैतिज दृष्टि से भी और लंबवत दृष्टि से भी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों स्तरों पर तुलनात्मक दृष्टि अपनाई जानी चाहिए लोक प्रशासन का अध्ययन और अध्यापन करते समय। यानी प्रशासन के जितने विभाग हैं, सरकार के जितने विभाग हैं, उसमें जितने प्रशासनिक अधिकारी कार्य करते हैं, एक तो विभागीय तुलना होनी चाहिए, और दूसरे एक देश के प्रशासन की दूसरे देश से के प्रशासन से तुलना की जानी चाहिए। साथ ही अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को भी अपनाया जाना चाहिए। यानी लोक प्रशासन को राजनीति के साथ साथ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अर्थशास्त्र के सिद्धांत क्या कह रहे हैं, समाजशास्त्र के सिद्धांत क्या कह रहे हैं, समाज व्यवस्था कैसे चल रही है, मनोविज्ञान क्या कह रहा है, इन पर भी अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तब हम एक संपूर्ण आयामों के साथ नए लोक प्रशासन का विकास कर सकेंगे, जो लोक प्रशासन देश और दुनिया दोनों के लिए उपयोगी साबित होगा। तीनों मिन्नो ब्रुक सम्मेलन, इन सम्मेलनों की एक सामान्य बात ये रही कि ये तीनों ही सिराक्यूज यूनिवर्सिटी में आयोजित किए गए। अब यदि हम नवीन लोक प्रशासन की मान्यताओं को देखते हैं, उसको
समराइज करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि इसके कुछ लक्ष्य थे, कुछ मान्यताएं थी, कुछ विशेषताएं थी, जैसे प्रासंगिकता। नवीन लोक प्रशासन के आंदोलन में इस बात पर जोर दिया गया, खास तौर से, कि लोक प्रशासकों की जो भी क्रियाएं हो या लोक प्रशासन जैसे विषय में जो भी सिद्धांत बनाए जाएं, उनको हमेशा प्रासंगिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। प्रासंगिकता का मतलब है कि समसामयिक परिस्थितियों में उन सिद्धांतों की, उन कार्यों की, उन प्रक्रियाओं की उपयोगिता होनी चाहिए। जो प्रशासन समाज से विमुख है, अर्थव्यवस्था से विमुख है, देश की परिस्थितियों से विमुख है, हर देश की अलग-अलग परिस्थितियां होती हैं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐसा लोक प्रशासन प्रासंगिक नहीं हो सकता। तो लोक प्रशासन की कोशिश, चाहे किसी भी देश का प्रशासन हो, उसकी कोशिश ये अवश्य होनी चाहिए कि उसके कार्य सामाजिक जीवन के प्रति, मानवीय जीवन के प्रति प्रासंगिक हो, महत्वपूर्ण हो, मानवता की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, समाज की समस्याओं के समाधान की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। दूसरी मान्यता उसकी ये रही कि लोक प्रशासन को मूल्यों पर भी जोर देना चाहिए। आप सभी ये जानते हैं कि राजनीति और लोक प्रशासन दोनों ही क्षेत्रों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तथ्यों पर ज्यादा जोर दिया गया कि विषय को अगर विज्ञान बनाना है तो उसे तथ्यपरक बनाना। तथ्य जो दिखाई देता है, जो महसूस किया जाता है, जो वास्तविक है, विज्ञान की कसौटी उसकी तथ्यपरकता मानी जाती है। लिहाजा लोक प्रशासन को विज्ञान बनाने के लिए, या फिर राजनीति जैसे विषय को विज्ञान बनाने के लिए, या यूं कहें कि सभी सामाजिक विषयों को विज्ञान बनाने के लिए जो मुहिम शुरू हुई, उसमें तथ्यों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। लेकिन नवीन लोक प्रशासन ये कहता है कि लोक प्रशासन ऐसा विषय है जो कोरे तथ्यों के आधार पर कार्य नहीं कर सकता। ये एक सामाजिक विषय है, समाज के लोगों के लिए है, लोगों की सहभागिता इसमें है, तो वो कैसे मानवीय मूल्यों से पृथक रह सकता है। लिहाजा तथ्यपरक तो हो वो, लेकिन साथ ही मानवीय मूल्यों को भी समाहित करे अपने अध्ययन में और अपने कार्यों में। विद्वान या अध्येता जब अध्ययन करते हैं तो उन मूल्यों को ध्यान में रखें जो मानवीय जीवन से जुड़े हैं, और प्रशासक जब ये नीतियों को क्रियान्वित करने का कार्य फील्ड में करते हैं तो वो भी मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखें। तीसरी बात नवीन लोक प्रशासन में जिस पर जोर दिया गया वो ये थी कि प्रशासन को सामाजिक समानता के लिए काम करना चाहिए। हम सब ये जानते हैं कि जो उदारवादी मूल्य हैं वो स्वतंत्रता पर जोर देते हैं, लेकिन स्वतंत्रता अगर समानता के साथ प्राप्त नहीं है, यानी समाज में सभी को यदि स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, तो ऐसी स्वतंत्रता समाज के कुछ लोगों का विशेषाधिकार बनकर रह जाती है, अधिकार ना होकर विशेषाधिकार बन जाती है। क्योंकि अधिकार का मतलब है कि वो समाज में हर व्यक्ति को, हर वर्ग को बिना किसी भेद के प्राप्त होनी चाहिए। और इसीलिए नवीन लोक प्रशासन में इस नए मूल्य पर जोर दिया गया। वो नया मूल्य था सामाजिक समानता का। खास तौर से समाज के जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, प्रशासन को उनके उत्थान के लिए विशेष रूप से संलग्न होना चाहिए, ऐसा नवीन लोक प्रशासन में आह्वान किया गया। परिवर्तनशीलता अगली मान्यता थी उसकी,
कि यथास्थितिवाद को छोड़कर, रूढ़िवादिता को छोड़कर नई परिस्थितियों के अनुरूप लोक प्रशासन को अपने आप में बदलाव लाना चाहिए, अपनी प्रवृत्ति में बदलाव लाना चाहिए, अपने कार्य करने के तरीके में बदलाव लाना चाहिए। केवल कुशलता और मितव्ययिता का राग नहीं अलापना चाहिए, क्योंकि उस राग को अलापने से समाज पीछे छूट जाता है और प्रशासन एक स्थिर वस्तु बनकर रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासकों को परिवर्तन का आह्वान भी करना चाहिए, उस परिवर्तन का नेतृत्व भी करना चाहिए और परिवर्तन को प्रगति उन्मुख बनाना चाहिए, विकास की दिशा में अग्रसर करना चाहिए। इसके साथ-साथ इस बात पर भी जोर दिया गया कि प्रशासन का लक्ष्य ग्राहक उन्मुखता होनी चाहिए। लोक प्रशासन के ग्राहक कौन है? आम लोग। आम लोगों की संतुष्टि, आम लोगों की सेवा, आम लोगों के कार्यों को संपन्न करना, उन्हें राह दिखाना, उनके जीवन की कठिनाइयों को दूर करना, ये प्रशासन का लक्ष्य होना चाहिए। मानवीय व्यवहार और संबंधों पर जोर दिया गया। जो पुराना लोक प्रशासन था, पद सोपानीय ढांचे के अंतर्गत जो संगठन का यांत्रिक सिद्धांत था, जिसमें पदों की हायरार्की पर बल दिया गया, हर काम की उचित प्रक्रिया पर बल दिया गया, हर काम नियम और कानून के अनुसार हो, इस पर बल दिया गया। नवीन लोक प्रशासन कहता है कि केवल लकीर का फकीर बनकर नियमों का पालन करने से, प्रक्रियाओं पर अडिग रहने से ग्राहकों की सेवा नहीं हो पाएगी। इसलिए जरूरत किस बात की है कि हमारा अध्ययन और हमारा कार्य एक संगठन में मानवीय व्यवहार पर केंद्रित हो। किसी ऑर्गेनाइजेशन को सफल बनाने में या विफल बनाने में लोगों की क्या भूमिका है, इसका अध्ययन होना चाहिए, इसको दिशा दी जानी चाहिए, बजाय नियमों और प्रक्रियाओं के पालन पर। ऐसा करने पर ही लोक प्रशासन ग्राहक उन्मुख हो सकता है, सामाजिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, मूल्य परक हो सकता है और परिवर्तनशीलता का नेतृत्व कर सकता है। आगे ये कहा गया नवीन लोक प्रशासन के आंदोलन में कि सत्ता का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके विकेंद्रीकरण किया जाए, प्रत्यायोजन किया जाए। प्रशासन की जितनी भी इकाइयां हैं, केंद्र सरकार से लेकर ग्रामीण प्रशासन तक, हर स्तर पर सत्ता का विभाजन किया जाए, निर्धारित किया जाए कि किस स्तर पर प्रशासन के किस कार्मिक का, किस अधिकारी का क्या अधिकार होगा, क्या दायित्व होगा। क्योंकि सत्ता का विकेंद्रीकरण किए बिना, निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण किए बिना सहभागिता सुनिश्चित नहीं की जा सकती और प्रशासन भी जनता के कल्याण का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि सत्ता का केंद्रीकरण होने से भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति पनपती है और जनता और प्रशासन के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। इसलिए सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कही जाती है। और लास्टली, नवीन लोक प्रशासन में जन सहभागिता पर जोर दिया गया। यानी समाज में परिवर्तन लाने का जितना दायित्व प्रशासन का है, उतना ही दायित्व आम जनता का भी है। जिनके लिए काम किया जाना है, जिनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जानी है, उन्हें लागू किया जाना है, नीतियां लागू की जानी है। जब तक वो जागरूक नहीं होंगे, जब तक वो उसमें सहभागी नहीं होंगे, तब तक प्रशासन अकेले एक तरफा ना तो लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और ना ही अपने आप को
संवेदनशील बना सकता है। तो हर नीति, हर कार्यक्रम को लागू करने में प्रशासन को भी जनता का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग लेने की कोशिश करनी चाहिए। जनता के जो संगठन हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी मदद लेने की कोशिश करनी चाहिए और जनता को नाना कार्यक्रमों के प्रति जागरूक करने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो ये कुछ मान्यताएँ थी नवीन लोक प्रशासन की, जिन्हें हमने देखा। अब यदि व्यापक रूप से मूल्यांकन किया जाए इस नए आंदोलन, इस नई प्रवृत्ति का, तो जैसा कि अक्सर होता है कि किसी भी आंदोलन की कमियां भी गिनाई जाती हैं और उसके महत्व को भी रेखांकित किया जाता है। तो नवीन लोक प्रशासन का बीड़ा उठाने वाले जो विद्वान थे, उनकी आलोचना ये कहकर की गई कि वो कहते तो परिवर्तनशीलता की बात थे, ग्राहक उन्मुखता की बात थे, लेकिन वास्तव में जब वो काम करते थे, तो यथास्थितिवाद उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। परिवर्तन के बजाय वो टेक्निक्स को अपनाने में, नई तकनीकों को अपनाने में, वैज्ञानिक प्रविधियों को अपनाने में कहीं न कहीं रूढ़िवादी बने हुए थे। ये रूढ़िवादिता की प्रवृत्ति जो वास्तविक प्रशासक थे, उनमें भी देखी जा रही थी और जो लोग प्रशासन के विद्वान थे, उनमें भी देखी जा रही थी। और ये बहुत स्वाभाविक सी बात लगती है, क्योंकि जब भी कोई नया परिवर्तन शुरू किया जाता है, प्रक्रियागत परिवर्तन हो, संगठनात्मक परिवर्तन हो, तो प्रशासन के लोग उसे सहजता से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। बहुत सारे किंतु परंतु उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ नवीन लोक प्रशासन के साथ भी हुआ। लेकिन एक शैक्षणिक अनुशासन के रूप में नवीन लोक प्रशासन ने जो मान्यताएं दी, उन मान्यताओं के कारण लोक प्रशासन की जो पारंपरिक विषय वस्तु थी, उसका जो पारंपरिक क्षेत्र था, वो बहुत ज्यादा व्यापक हो गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रशासन सीधा सीधा समाज से जुड़ गया अपनी इन मान्यताओं के चलते। तो लोक प्रशासन जैसी अवधारणा को चरितार्थ करने में नवीन लोक प्रशासन जैसे आंदोलन की प्रवृत्ति की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आशा है आपको नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा समझ में आई होगी। धन्यवाद।